हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज की टीम हमेशा छात्र हित को देखते हुए यूट्यूब में कुछ ना कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सीरीज हमेशा प्रोवाइड करते रही है। जैसे वर्तमान में सीजीएसआई की वीडियो सीरीज चल रही है इंग्लिश की क्लास, वैसे ही हम करेंट की क्लास भी वीकली बेसिस में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही अब छात्र हित को देखते हुए सीजीपीएससी नॉलेज की टीम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रही है जो कि YouTube में चलेगी। वो है 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज। इस 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आपके लिए लेकर आऊं। इंडियन ही हिस्ट्री क्यों मैंने चुना? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज हाल ही के पेपर में लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे आप सीजीपीएससी प्री का पेपर दिए होंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के थे। अगर आप व्यापम का पेपर देते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के आते हैं। अगर आप सीजीपीएससी मेंस का पेपर देंगे तो इंडियन हिस्ट्री तो एक अलग से पेपर है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपके कोई भी हाल ही में जितने भी पेपर होंगे सबके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आप देखेंगे हाल ही में इससे डीप में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आपके लिए हमारी टीम ने यह प्लान किया है कि आपके लिए 10 मिनट वीडियो सीरीज लाएंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको इंडियन हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग वे में यहां पर आपको 10 मिनट में एक टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। और यह मेरी उम्मीद है कि यह वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी और लाभदायक सिद्ध होगी। तो अगर आपको यह प्रयास हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर हम आपके लिए ये प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी ये प्रयास करना पड़ेगा ताकि वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये इंडियन हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको थोड़े से सरलता तरीके से यानी सरल तरीके से आपको चीजें समझाने का प्रयास करूंगा और इंटरेस्टिंग वे से समझाने का प्रयास करूंगा। स्टोरी से आपको किसी भी चीज से कनेक्ट कराने का प्रयास करूंगा और पूरा प्रेजेंटेशन मेरा फ्लो चार्ट में होगा। तो फ्लो चार्ट में आप किसी भी एक टॉपिक को डेली बेसिस में यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक टॉपिक क्लियर करके जाऊं। तो आज जो हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं वो है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या संघर्ष आप बोल सकते हैं। क्यों ये टॉपिक मैंने? क्योंकि आप हाल ही में पेपर का पैटर्न देखेंगे तो संधियों से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है कि कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि और उस संधि का क्या महत्व है। ये सब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर मैं सबसे पहला जो टॉपिक आपकर लेकर आया हूं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम कवर करने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है आपको सब चीज अच्छे से कवर हो जाएगी। तो देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 तक चला। तो आपको पता है 1761 में 1761 में पानीपत की तीसरा युद्ध होता है और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है और अहमद शाह अब्दाली मराठों की सेना को हरा देते हैं। तो यहां से मराठे की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। और अगर आपको याद हो तो मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। मराठों के अंतर्गत आप देखेंगे तो इंदौर के आसपास के होलकर भी आते थे। अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर के आसपास के सिंधिया भी आते थे। पुणे के आसपास का क्षेत्र पूरा मराठों के अंतर्गत था। और इस पूरे मराठा साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था पेशवा। और पेशवा जिसे हम प्रधानमंत्री भी कहते थे, जो मराठा साम्राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। और पूरे मराठा साम्राज्य को नियंत्रण भी पेशवा के द्वारा किया जाता था। तो जितने भी, चाहे होलकर हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद पाने के लिए प्रयासरत रहता था। और यही पेशवा के पद के लिए आपस में ही मराठे आपस में ही संघर्ष करने लग गए। और इसी पेशवा पद को पाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, तो यही प्रयासों के कारण अंग्रेजों को मौका मिला कि वो मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप कर सकें। और यहीं से अंग्रेजों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि 1775 से 1782 के बीच हुआ, तो पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति थोड़ी सी कमजोर होने लगी। तो इस शक्ति को वापस गेन करने का काम उस समय के पेशवा, जिनका नाम था माधवराव प्रथम, तो 1761 के बाद माधवराव प्रथम जो थे वो मराठा शक्ति को फिर से सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे और उन्होंने मराठों को फिर से शक्तिशाली बनाने का काम किया। लेकिन 1772 में माधवराव प्रथम जो कि मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो माधवराव प्रथम की जैसे ही मृत्यु होती है तो माधवराव प्रथम के छोटे भाई जिनका नाम रहता है नारायण राव, उनको पेशवा बना दिया जाता है। यानी माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उन्हीं के छोटे भाई नारायण राव पेशवा बनते हैं। अब जब नारायण राव पेशवा बनते हैं तो उनके जो चाचा रहते हैं जिनका नाम रहता है रघुनाथ राव, वो नारायण राव को पेशवा के पद से हटाना चाहते हैं और रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते हैं। तब रघुनाथ राव क्या करते हैं, नारायण राव को की हत्या करवा देते हैं। रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करवा देते हैं और स्वयं पेशवा बन जाते हैं। तो 1773 में नारायण राव की हत्या करवा के रघुनाथ राव खुद पेशवा बन जाते हैं। लेकिन इस समय मराठा सरदार भी रहते हैं। आपको पता है कि मराठे सरदार जो कि मेन रूप से सत्ता चलाने में मराठों का बहुत मदद करते थे। तो इस समय जो मराठा सरदार रहते हैं नाना फडणवीस, वो जितने भी मराठा सरदार रहते हैं उनको एकत्रित करते हैं और वो रघुनाथ राव का विरोध करने लगते हैं। यानी रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो गलत तरीके से पेशवा के पद को पाए रहते हैं। क्योंकि असली पेशवा तो नारायण राव थे, उनकी हत्या करवा के वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए स्वयं पेशवा बनते हैं। तो उसका विरोध नाना फडणवीस सभी मराठा सरदारों को इकट्ठा करके वो रघुनाथ राव का विरोध करते हैं और रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा देते हैं। और इस संघर्ष में रघुनाथ राव हार जाते हैं। जो दोनों के मध्य संघर्ष होता है और नाना फडणवीस क्या करते हैं, जो माधवराव प्रथम रहते हैं जो पहले पेशवा थे, माधवराव प्रथम के ही पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाने की घोषणा कर देते हैं। यानी अब रघुनाथ राव को नाना फडणवीस पद से हटा देते हैं और उनको पद से हटा के माधवराव द्वितीय को पेशवा बना देते हैं, जो कि माधवराव प्रथम के ही बेटे रहते हैं। अब रघुनाथ राव यहां से नाराज हो जाते हैं, किससे? मराठों से। और रघुनाथ राव मराठों से परेशान होकर, क्योंकि वो उनको पद से हटा देते हैं, तो ये रघुनाथ राव चले जाते हैं अंग्रेजों के पास। अब आपको पता है इस समय 3 प्रेसिडेंसी ऐसी थी जहां पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। एक थी बंबई प्रेसिडेंसी, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और जो कलकत्ता था वो मेन हब था अंग्रेजों का, वहीं से नियंत्रित होता था अंग्रेजों का शासन। और वारेन हेस्टिंग का ये आप आसपास का समय है। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी से ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी नियंत्रित होती थी, क्योंकि कलकत्ता अंग्रेजों का प्रमुख हब था। तो यहां पर जो रघुनाथ राव रहते हैं ये बंबई प्रेसिडेंसी यानी बंबई सरकार के पास चले जाते हैं। बंबई उस समय अंग्रेजों के अधीन था, तो बंबई में शासन अंग्रेजों का था। तो रघुनाथ राव जाते हैं बंबई के अंग्रेजों के पास, बंबई सरकार के पास, और वो बंबई सरकार से जाकर रघुनाथ राव संधि कर लेते हैं। और वो संधि कौन सी होती है? सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में किसके बीच होती है? रघुनाथ राव और साथ ही साथ अंग्रेजों के मध्य। कौन से अंग्रेज? जो बंबई सरकार के अंग्रेज है, बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज है, उनसे। तो बंबई प्रेसिडेंसी के जो अंग्रेज रहते हैं वो सूरत की संधि करते हैं रघुनाथ राव से 1775 में। और इस संधि के तहत जो रघुनाथ राव रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर आप मेरे को पेशवा बनवा देते हो, आप मेरे को सैनिक सहायता दो। अंग्रेजों को बोलते हैं आप मेरे को 2500 सैनिक की सहायता दो। आप जब मैं पेशवा बनूंगा तो जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कौन सा? बसिन क्षेत्र और सॉल्सेट क्षेत्र। सॉल्सेट एक द्वीप है, बसिन भी द्वीप है, तो सॉल्सेट क्षेत्र और बसिन क्षेत्र में आपको दे दूंगा। कौन बोलता है? रघुनाथ राव बंबई के अंग्रेजों को बोलते हैं, सूरत की संधि में यह बात बोलते हैं कि आप मेरे को पेशवा बना दो और मैं आपको क्या दे दूंगा? सॉल्सेट क्षेत्र और बसिन क्षेत्र में आपको दे दूंगा, बस आप मेरे को सैन्य सहायता दो। तो ये बंबई के अंग्रेज तैयार हो जाते हैं और उनसे सूरत की संधि करते हैं 1775 में। और ये सूरत की संधि के तहत अंग्रेज रघुनाथ राव को सैन्य सहायता प्रोवाइड करने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अंग्रेज जो रहते हैं बंबई के अंग्रेज, वो भी नियंत्रण कहां से करते थे? नियंत्रित कहां से होते थे? कलकत्ता से। तो जो कलकत्ता में अंग्रेज बैठे हैं उन्हीं के द्वारा तो ये नियंत्रित किया जा रहा था बंबई और मद्रास। तो कलकत्ता के जो वहां पे आपके उस समय वारेन हेस्टिंग थे, वो इस संधि को कैंसल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बंबई को कोई भी डिसीजन लेना पड़ता था तो बंबई भी कलकत्ता से मदद लेकर ही, कलकत्ता से परमिशन लेकर ही इस संधि को फाइनल कर सकता था। लेकिन बंबई के जो अंग्रेज थे उन्होंने कलकत्ता से कोई संधि के लिए बात ही नहीं की। इस कारण जो मेन अंग्रेज जो कलकत्ता में बैठे थे वो क्या करते हैं? इस संधि को कैंसल कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये संधि नहीं होगी। और हम क्या करते हैं? वही जो कलकत्ता के एक्चुअल मेन अंग्रेज थे वो आपके संधि कर लेते हैं किससे? माधवराव द्वितीय से, जो कि ये पेशवा पहले से बने हुए हैं।
तो ये अंग्रेज जो कलकत्ता में बैठे हैं वो माधवराव द्वितीय से एक संधि करते हैं जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। अभी हम नीचे देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि किससे हो रही, जो मेन अंग्रेज कलकत्ता में बैठे हैं, जो पूरा भारत को उस समय नियंत्रित कर रहे हैं, वो अंग्रेज और माधवराव द्वितीय के मध्य क्या हो जाती है, 1776 में पुरंदर की संधि होती है। और पुरंदर की संधि के तहत माधवराव द्वितीय कलकत्ता के अंग्रेजों को यह बोलते हैं, जो मेन वॉरेन हेस्टिंग के नियंत्रण में थे, उनको बोलते हैं कि आप जो है मेरे को ही पेशवा बने रहने दो, रघुनाथ राव जो अभी सूरत की संधि हुई उसको कैंसिल कर दो, मेरे को ही पेशवा बने रहने दो, और मैं आपको क्या दे दूंगा भाई, जो सॉल्सेट द्वीप है वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मेरे को ही पेशवा बने रहने दो। तो पुरंदर की संधि आपकी माधवराव द्वितीय और कलकत्ता में जो मेन अंग्रेज है उनके मध्य होती है, और पुरंदर की संधि के तहत जो सॉल्सेट द्वीप रहता है वो अंग्रेजों को देने का वादा कर देते हैं माधवराव द्वितीय। क्लियर, और खुद को पेशवा बनाए रखते हैं। लेकिन जब ये आती है पुरंदर की संधि तो इससे रघुनाथ राव नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं भाई, पहले तो मैं खुद अंग्रेजों से संधि किया हूं, तो अंग्रेज उस संधि को कैंसिल करके खुद दोबारा संधि कर ले रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये रघुनाथ राव और अब अंग्रेजों के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है, यही होता है आंग्ल मराठा संघर्ष। क्योंकि अब रघुनाथ राव अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं, जो पहले खुद पेशवा बनना चाह रहे थे अब वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ देते हैं। तो यहीं से आपका आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब यही आंग्ल मराठा संघर्ष जो है वो आपका सुलझाने का प्रयास करते हैं, जो कि ग्वालियर के सिंधिया रहते हैं। अब 1782 में महादजी सिंधिया कौन, जो ग्वालियर के सिंधिया है, जो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं, वो सब इन्हीं के वंशज हैं। तो 1782 में महादजी सिंधिया रघुनाथ राव, माधवराव और अंग्रेजों सबको समझा लेते हैं, और सबको समझाने के बाद अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि होती है। अंग्रेजों और मराठों के मध्य कौन सी संधि होती है, सालबाई की संधि 1782 में होती है। और इस संधि का क्या महत्व है, इस संधि का यह महत्व है कि इससे प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष खत्म हो जाता है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है वो भी खत्म हो जाता है। इस संधि की क्या बातें हैं, तो 1782 में महादजी सिंधिया के प्रयास से सालबाई की संधि हुई, और सालबाई की संधि से यह प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष समाप्त हुआ। अब इस सालबाई की संधि से अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ, सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया। जो मराठों के अधीन आने वाला सालसेट और एलिफेंटा द्वीप था वो यहां पर मराठों ने किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। जो रघुनाथ राव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो यहां पर क्या डिसीजन लिया गया, सालबाई की संधि के तहत माधवराव द्वितीय को ही पेशवा बने रहने देते हैं, जबकि रघुनाथ राव को पेशवा जो बने हैं माधवराव द्वितीय, वो रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे उस रघुनाथ राव को एक पेंशन दे देंगे। यानी जो माधवराव द्वितीय वो स्वयं पेशवा बने रहेंगे, और जो रघुनाथ राव है जो पेशवा बनने की मांग चाहते थे या पेशवा बनना चाहते थे, उनको एक नियमित पेंशन देने लगेंगे। यानी माधवराव द्वितीय रघुनाथ राव को एक पेंशन देंगे। क्लियर। और इस संधि के तहत यह भी तय हुआ कि माधवराव द्वितीय और रघुनाथ राव भविष्य में आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे पेशवा को पद को पाने के लिए, यानी दोनों के मध्य आगे कोई भी संघर्ष नहीं होगा। तो सालबाई की संधि आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। एलिफेंटा और आपका जो सॉल्सेट द्वीप है वो अंग्रेजों के पास चला गया, जो मराठों के अधीन था, और जो आपके पेशवा पद के लिए प्रॉब्लम चल रही थी माधवराव द्वितीय और रघुनाथ राव के मध्य, वो भी अब समाप्त हो गई। क्लियर। तो सालबाई संधि आपके लिए बेहद ये इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपको थोड़े समय में इस टॉपिक को पूरा समझाने में सफल हुआ होऊंगा और आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ में यह भी बताएंगे आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं, आपको आगे इस वीडियो सीरीज को हमको जारी रखना चाहिए कि नहीं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, या तो आप कमेंट करेंगे या तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, तो उससे हम ये अनुमान लगाएंगे कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है और हमको इस पर आगे काम और करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।